अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। अच्छा, 4.3 में हमारे पास है एम। एम मीन्स अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो होता है वो, जैसे हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, फॉर नंबर छोड़ो अल्फ़ाबेट से लेते हैं। ये ए लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने लिख दिया बी। अब इसका जो ये मिडिल वाला जो नंबर है ना, ये हमारा कहलाएगा सीक्वेंस का अर्थमेटिक मीन। क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। और फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला नंबर होगा ये कहलाएगा एक्सट्रीम। ठीक है। ये कहलाएगा एक्सट्रीम। ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इसको मैं कैपिटल ए ले लूं या कोई भी नंबर। अभी तो मैंने ए बी सी के फॉर्म में लिखी है, तो कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर्स हैं? अभी यहाँ पे मेरे पास तीन नंबर्स थे। ठीक है। ये ए और ये कैपिटल ए और ये बी, और जो ए था ये मेरे पास कहलाएगा ए एम। क्या कहलाएगा? ए एम। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन से ज़्यादा नंबर आ गए। अभी तो ये तीन लिखे हुए हैं ना, तीन से ज़्यादा नंबर आ गए। जैसे कि आ गए ए, और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ है मिडिल में, मैंने लिख दिया चलो ए बी सी डी। ठीक है। इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, मैं बस अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये दोनों वापसी मेरे पास जो सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट एलिमेंट जो भी होगा ना, वो आपके पास कहलाएगा एक्सट्रीम हमेशा। और उसके मिडिल में, मतलब उसके बाद या उसके पहले से जितने भी नंबर आ रहे होंगे ना, ये वाले हमारे पास, ये हमारे पास कहलाएंगे ए एम। ठीक है। पूरी की पूरी सीक्वेंस का ए एम कहलाएगा। ये हमारा मतलब अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। समझ गए अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब दो नंबर आ गए, ये 18 एंड 26। उसका भी हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। तो दो नंबर है, तो ठीक है, उसका मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो अब क्या लिखते हैं भाई हम? क्वेश्चन नंबर वन जो कि है मेरे पास, उसका पार्ट वन, 18 एंड 26 सॉल्यूशन। ठीक है। अब सोचोगे भाई, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, इफ ए कॉमा बी। ठीक है। आर एन ए पी, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन वही ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस को कहते हैं। तो सोचो ये मेरे पास एक पूरी की पूरी क्या बनी हुई है। सोचो अभी, ये मेरे पास क्या बनी हुई है? पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बनी हुई है। ठीक है। और किसकी? अर्थमेटिक सीक्वेंस बनी हुई है। तो देन जो मिडिल वाला ए होगा, अभी बताया ना हमारे पास क्या होगा मिडिल वाला ए, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था। तो जो मिडिल वाला ए होता है हमारे पास, ये कहलाता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? आपको पता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज का होता है। ठीक है। हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम ये छोटी क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ते रहते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक, वो अर्थमेटिक उसका मीन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करूँगा मैं? आपको आपके ए प्लस बी मिल चुके हैं। सॉरी, आपको आपके पास ए की भी वैल्यू पता है, बी की भी वैल्यू पता है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको बस ए और बी की वैल्यू पुट करना है और अर्थमेटिक मीन का आंसर निकाल देना है। तो जब हमारे पास टू वैल्यूज का आता है ना क्वेश्चन, तो हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है। तो ए की जगह क्या आएगा? 18। बी की जगह क्या आएगा? 26 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास इस तरह से अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 22। समझ गए?
बस ये इतना सा था, इतना इजी सा था, कोई मुश्किल नहीं था ये। अब करेंगे इसका पार्ट टू। आपके पास साइड में मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए, राइट साइड पर क्वेश्चन लिखे हुए शो हो रहे हैं, आप उसमें से देख लें मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू में है 10+5 अंडर रूट 3 एंड 4 - 5 अंडर रूट 3। ये भी बहुत इजी, ये भी दो नंबर्स का है, तो कैसे निकालेंगे आप समझ चुके हैं, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है। जितने भी दो नंबर्स के होते हैं सबके सब ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास था 10+5 आयोटा 3 एंड 4 - 5, मैंने आयोटा बोल दिया था शायद, रूट 3। अब वही मैंने आपको पीछे लिख के बता दिया था, ऊपर ये लिख दिया था मैंने पूरा का, इफ ए, ये जो भी मैंने सब लिखा था, ये अगर लिखना चाहते हो तो दोबारा लिख देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट शुरू कर देना। तो अर्थमेटिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A+B/2। ठीक है। तो A+B 10+5 रूट 3, मिडिल में प्लस की साइन है, ब्रैकेट बना दोगे, ब्रैकेट बना के पूरी बी की वैल्यू लिखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो कभी कभार माइनस आ जाता है। खैर इस फॉर्मूले में तो माइनस होता ही नहीं है, तो आप ना भी बनाओ तो एक ही बात है, लेकिन जब भी माइनस आए आपको ब्रैकेट जरूर बनाना है। तो ये तो खैर मैं आपको समझाने के लिए ही बता रहा था, हम तो अभी ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। तो 4 - 5 रूट 3 डिवाइड बाय, ये हुआ 2। ठीक है। अब देखो भाई मेरे पास 5 रूट 3 और प्लस का 5 रूट 3 और माइनस का 5 रूट 3 कैंसिल, कैंसिल मीन्स जीरो। 5 - 5 क्या होता है, जीरो होता है ना, तो बस यही जीरो हुआ है मेरे पास। ठीक है। आगे जो भी लिखा हो, रूट 3 को समझ लो ए लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम हो तो हो जाता है प्लस और माइनस। तो 10+4 मेरे पास होता है 14। तो 14 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या है। इसका आंसर है मेरे पास A = 7। ठीक है भाई, हो गया ये भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका पार्ट 3 लिखा हुआ है 3A+2B एंड 3A- एंड 5A - 6B। तो अब ये करते हैं, बिल्कुल सेम है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब इसमें देखें हमारे पास, ये आपको बताया था ना मैंने कि बस ये जो फर्स्ट वैल्यू पूरी की पूरी लिखी है ये होती है मेरे पास ए, और ये पूरा का पूरा होता है मेरे पास बी। ठीक है। तो ए और बी मुझे पता है क्या है, आपको समझा दिया था। जब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सी भी दो टर्म्स लिखी हुई हैं इस तरह से, और उसका मिडिल वाला मेरे पास अर्थमेटिक मीन होगा, तो मुझे यही निकालना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हम इसको सजेस्ट करेंगे, और सेकंड वाला इसको सजेस्ट करेंगे, और मिडिल वाला जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम वैसे जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही किया। 3A सॉल्व होगा 5A के साथ, प्लस 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 होता है तो 8A हो गया। इसी तरह प्लस का 2B माइनस का 6B के साथ सॉल्व होगा तो +2 - 6, तो इसका आंसर होता है -का 4। हमेशा जो बड़ा नंबर होता है ना उसकी साइन लिखते हैं। तो देखो 8A - 4 भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसके आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन एक तरह से सॉल्व हो सकता है। अगर मैं यहाँ से 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 8 और 4 में कॉमन क्या आता है, 8 और 4 में कॉमन आता है 4। अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से 4 में कॉमन निकाल दूं, और यहाँ पे बच गया मेरे पास 2A माइनस, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, तो 2A, और यहाँ पे बच गया कुछ भी नहीं, यहाँ पे बचा सिर्फ B। इसको वापसी मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो वापसी वही बनेगा, 4 × 2 = 8, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का b, तो ये बन जाएगा 4B। लेकिन 4 निकालने की ज़रूरत क्या है, जब नीचे ही मेरे पास 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो 2 से ये कटेगा तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर 2 बचेगा। वो ठीक है, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ बच जाएगा ना, तो इससे अच्छा बेहतर क्या है कि मैं 2 ही कॉमन निकाल दूं, ताकि 2 से 2 कट जाए और ऊपर कुछ ना बचे। समझ गए। तो ये वजह है कि मैंने 4 कॉमन ही निकाला। निकलने को तो 4 कॉमन निकल रहा है यहाँ से, लेकिन मैंने क्या कॉमन निकाला, मैंने यहाँ से कॉमन निकाला 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो 2 कॉमन निकाला। अब 8 के टेबल में जो
एट के टेबल में, सॉरी ये टू के टेबल में एट कितनी दफा आता है, ये एट लिखा हुआ है ना, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, फोर भी आ रहा है टू भी आ रहा है, लेकिन मैं कॉमन निकाल रहा हूँ टू। तो टू बाहर आ गया, और टू के टेबल में एट कितनी दफा आता है, फोर टाइम्स, ठीक है, तो फोर टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। और टू के टेबल में फोर कितनी दफा आता है, टू टाइम्स, सॉरी वो एट के टेबल में, वो टू के टेबल में फोर, वो टू के टेबल में मेरे पास जो आता है एट, वो आता है फोर टाइम्स, तो जब भी मैंने यहाँ पे फोर लिखा और यहाँ पे लिखा टू के टेबल में मेरे पास फोर कितने टाइम्स आता है, टू टाइम्स, समझ गए। अब आपने सही कॉमन निकाला है, गलत कॉमन निकाला है, ये निकालने की पहचान क्या है, इसको वापसी मल्टीप्लाई करा दो, जैसे मल्टीप्लाई होता है, फोर टू जार एट, वापसी यही बना, और टू टू जार फोर, वापसी यही बना, तो बिल्कुल ठीक कॉमन निकाला है। सही है। इसी तरह से अब देखो, बस टू से टू कैंसिल हो गया, और ऊपर बच गया, मतलब न्यूमरेटर में बच गया मेरे पास फोर है, माइनस टू भी यहाँ आंसर हो गया। इसी तरह से मैंने किया फोर, फोर आपके सामने हुआ है पूरा सॉल्व, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये पूरा का पूरा होगा ए, ये पूरा का पूरा होगा बी, ठीक है, तो ए और बी मैंने निकाला, और बस पुट किया है यहाँ पे, और पुट करके नॉर्मल सॉल्व कर दिया, फाइव प्लस एट हो गया, तो इसका आंसर होता है थर्टीन, और प्लस का सेवन, माइनस का सेवन से कैंसिल हो गया, और जो फाइव आयोटा ऐसे करके लिखा हुआ था, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा समझ लो कि बस अगर वैल्यूज इसके पीछे वाली सेम हो ना, मतलब सेम नहीं, मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा सेम लिखा हुआ है, तो जो उसके बराबर में वैल्यूज होती है ना, तो वो जो भी लिखी हो आपके पास प्लस माइनस नॉर्मली हो जाता है, जैसे हो रहा होता है, ठीक है। ये बात तो आपने सब बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी अपनी छोटी छोटी क्लासेस में, आपको सब पढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस नॉर्मल जैसे हो रहे थे हो गए, और मेरे पास सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया 13/2। इसी तरह से मैं करूँगा अब फाइव। देखो फाइव में क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे पास है ए, ये पूरा का पूरा है मेरे पास बी, ठीक है। तो ए और बी की जगह पे मैंने लिख दिया, फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये फॉर्मूला था, इसकी जगह पे लिख दिया। और ये ए की पूरी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, ब्रैकेट, जब ब्रैकेट इसलिए बनाया कि बस बता देगी ए की वैल्यू बी की वैल्यू, और प्लस की साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो साइन बिल्कुल सेम रहती है, तो साइन बिल्कुल सेम रही मेरे पास, प्लस माइनस माइनस, उसी तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है भाई। अब थ्री ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर से कैंसिल सॉल्व हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन का आंसर होता है टू। इसी तरह से बाकी सारे सॉल्व हुए, सेम सेम बिल्कुल होगा, ए वाला ए से हुआ, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से हुआ, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे ऊपर से देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन निकाला, टू से टू कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो आंसर था वो बच गया, खत्म। इसी तरह से मैंने किया सिक्स, सेम टू सेम टू सेम कर दिया सिक्स, और सिक्स के बाद, बस सिक्स के बाद हमारा यहाँ पे खत्म क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो मेरे पास राइट साइड पर क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ है, इंसर्ट थ्री ए एम बिटवीन थ्री एंड इलेवन। तो भाई हमें क्या कह रहे हैं, थ्री एंड इलेवन मेरे पास दो नंबर दिए हुए, जो कि मेरे पास हैं ए और बी। तो कह रहे हैं कि भाई इसके दरमियान थ्री ए एम पुट करो। ए एम क्या होते हैं मैंने बताया था, अर्थमेटिक मीन होते हैं, तो तीन ए एम पुट कर दो। तो हमें ये कह रहे हैं भाई, ये देखो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था ना, कि जैसे मेरे पास कोई सा भी नंबर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो इसके दरमियान जितने भी नंबर होंगे ये सारे के सारे ए एम होंगे, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में इस तरह से लिखेंगे। अब हमने यहाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट ए वन ए टू एंड ए थ्री बी थ्री अर्थमेटिक मीन्स, ए वन ए टू ए थ्री को आप कुछ भी ले सकते हो, बी वन बी टू बी थ्री ले लो, सी वन सी टू, लेकिन ए सही रहेगा, क्योंकि डोनेट तो उसको, डिनोट तो उसको ए से ही करते हैं ना। तो अब क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री इलेवन, सही। अब कुछ भी नहीं होगा, अब हमें सिर्फ वैल्यूज निकालनी है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब सबसे पहले आप निकालो, किसकी वैल्यू निकालो। आपको यहाँ पे सब पता है, ए भी पता है, ए एन भी पता है, लेकिन आप यहाँ पे फंस जाओगे जब आप निकाल ले होगे डी। डी पता हुआ हो तो ही आप फिर क्या ए वन भी निकाल सकते हो, ए टू भी निकाल सकते हो, ए थ्री भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। सही है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे डी। तो डी कैसे निकालें भाई, डी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, तो वही जो हमारे पास सीक्वेंस का फॉर्मूला था, इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ए एन क्या होगा, ए एन हम ले लेंगे इलेवन। हम इलेवन वाली, हम इलेवन वाला जो हमारे पास टर्म है ना, उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे,
उसकी मदद से हम डी निकालेंगे। सही है। अब आप बोलोगे थ्री की मदद से क्यों नहीं निकाल सकते, उसकी एक वजह भी बताता हूँ क्यों नहीं निकाल सकते। सही है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, थ्री। अगर आप फॉर एग्जाम्पल थ्री की ये फर्स्ट टर्म की मदद से ही निकालते तो फिर आपके पास ए क्या होता। ठीक है, हम आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो हम ए की वैल्यू ले लेंगे थ्री, जो कि फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास इस फॉर्मूले में। और ए एन की वैल्यू ले लेंगे 11। ठीक है। और डी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जो कि नहीं पता। और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू देख लो भाई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कौन से नंबर पर है, 11। 11 वाले की मदद से कर रहे हैं ना, तो 11 लिखा हुआ है पांचवें नंबर पे, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी एन की वैल्यू हुई 5। ठीक है। अब ये भी कैसे बचाना है, ऐसे भी कर सकते हो, ए फाइव इजिकल्स टू 11 है ना। ठीक है। ये जो ए फाइव मेरे पास लिखा हुआ है 11 में नंबर पे वो ए 11, सॉरी 11 जो लिखा हुआ है वो टर्म नंबर 5 पे लिखा है ना ए फाइव, तो यहाँ से मेरे पास फाइव, यहाँ से मेरे पास फाइव निकल गया, जो कि डल डल सकता है यहाँ पे। सही। तो चलो भाई, एन की वैल्यू हो गई मेरे पास, कितनी हो गई, फाइव। अब पुट करते हैं ए, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ डाल दिया फाइव। इसको आप ना ए फाइव भी लिख सकते हो। सही है। और ए की जगह डाल दिया थ्री, प्लस एन की वैल्यू आ गई फाइव माइनस वन और डी। ए फाइव की जगह पे आंसर डालो, किसका, 11 डालोगे यहाँ पे, थ्री प्लस फाइव माइनस वन फोर और डी। ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, थ्री दूसरी साइड पे जाएगा, 11 माइनस थ्री हो गया और यहाँ पे फोर डी ऐसे ही आ गया। ठीक है। 11 माइनस थ्री का आंसर होता है मेरे पास एट, और यहाँ पे आ गया फोर डी। अब क्या होगा आपके पास, फोर और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एट डिवाइडेड बाय फोर और डी। और इस तरह से मेरे पास डी का आंसर आ गया, डी का आंसर आ गया मेरे पास टू। अब देखो भाई, अब आप सवाल मुझसे ये भी पूछ सकते थे कि हमने डी क्यों निकाला भाई। हमें तो यहाँ पे निकालना था, क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, अभी देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, ये रहा, हमें निकालना था थ्री ए एम, निकालने थे बिटवीन, ये वाला ये निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था। ठीक है। तो डी हमने भाई इस वजह से निकाला, देखो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होती क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया, अर्थमेटिक सीक्वेंस को एक ऐसी सीक्वेंस कहते हैं जिसका जो डिफरेंस आता है वो बिल्कुल सेम आता है। अगर डिफरेंस सेम ना हो तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस हो नहीं सकती। डिफरेंस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है टू और फोर और सिक्स और एट। ठीक है। इसी तरह ये सीरीज चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। अब सबका डिफरेंस सेम होगा, वरना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हो ही नहीं सकती। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल्स टू टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन कर दो, टर्म नंबर टू फोर माइनस टू, और टर्म नंबर वन कर दिया, इसका आंसर आ गया टू। सबका आंसर सेम आना चाहिए, सब, सब मतलब सॉरी, सब टर्म का डिफरेंस। ठीक है। बैक टू बैक, इस तरह से। अब पहले मैंने फोर और टू को किया, अब सिक्स और फोर को करता हूँ। तो डी इज इक्वल्स टू टी थ्री माइनस टी टू, इसका भी करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस फोर टू आ गया। इसी तरह एट माइनस सिक्स करोगे, वो भी आंसर टू आ गया। तो समझ गए अब ये बात कि भाई सबका आंसर मेरे पास जो डिफरेंस आए वो बिल्कुल सेम आता है सब टर्म का। तो वही मेरे पास क्या होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। तो अब समझे, अब जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री ए वन ए टू ए थ्री, जो भी लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंस सेम होगा, इसका डिफरेंस भी सेम होगा, इसका डिफरेंस भी सेम होगा, मतलब सबका डिफरेंस यहाँ पे जो भी सेम नंबर आएगा ना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ टू टू टू, क्या पता टू 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 आ जाए, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये नंबर मेरे पास डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है। और उसके बाद 11, ये सेम आएगा। समझ गए भाई। तो इस वजह से डिफरेंस निकाला, अगर मुझे डिफरेंस पता लग गया तो मुझे आंसर तो बैठे बैठा ही मिल गया कि भाई डिफरेंस ये है, उतने नंबर में उसमें प्लस कर दूंगा। सही। तो मेरे पास डिफरेंस आ गया टू। तो मेरे पास ये थी ना ए वन ए टू ए थ्री, और उसके बाद था 11। तो अगर मैं थ्री में, डिफरेंस क्या आया, टू आया ना, अगर मैं थ्री में प्लस कर दूं, क्या प्लस कर दूं, टू, मेरे पास अगला नंबर आ जाएगा। थ्री में टू प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस टू, अगला नंबर क्या आ जाएगा, फाइव। फिर फाइव आंसर आ गया ए वन का, फिर इसी तरह इसमें प्लस टू कर दूं, अगला नंबर क्या आ जाएगा,
7, इसी तरह अगला नंबर, इसी तरह क्या कर दूं, 7 आ गया A2, इसी तरह 7 में प्लस कर दूं 2, तो अगला नंबर क्या मिल गया मुझे, 9। अब 9 में प्लस कर दूं 2, अगला नंबर मिल गया 11, जो कि मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ था। समझ गए भाई? तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है। हो सकता है इस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो, आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन नेक्स्ट सवाल जब हम करेंगे फिर आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। सही। तो अब A1 निकालेंगे सबसे पहले, तो 3 + 2 करेंगे, क्योंकि A1 से पहले जो हमारे पास लिखा हुआ था, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, वो मेरे पास क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। तो A1 का आंसर आ गया मेरे पास 5। इसी तरह A2 का आंसर आ गया मेरे पास 5 + 2 करूंगा, क्योंकि मेरे पास अगली टर्म हो गई 5, तो उसके बाद वाली हो जाएगी, वो अगली टर्म हो गई, पहली टर्म 3 थी, दूसरी हो गई 5, तो फिर 5 + 2 को करूंगा, वो हो जाएगा 7। और फिर इसी तरह से A3 निकालूंगा तो हो जाएगा 7 + 2, ये हो गया मेरे पास 9। ठीक है। तो मेरे पास जो सीक्वेंस थी वो ये थी ना, A1, A2, A3, 11। तो ये बन गई 3, 5, 7, 9, 11, बिल्कुल ठीक आ रही है। देख लो डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, डिफरेंस निकाल लो, अगर डी निकालना है तो हम डी ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। तो देख लो, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन भी हमारी यहाँ पे सही उतर रही है, जो हमारा आंसर है उस पर, और सब कुछ हो गया। तो ये बस यही निकालना था मैं, A1, A2, A3, और जो कि हम निकाल चुके। अब देखिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है इंसर्ट 4 am बिटवीन √2 एंड 12 √2। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय √2। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा हमारे पास सॉल्व, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम वही बना लेंगे इसको, लेट। अब मैं इतना क्लियरली नहीं समझाऊंगा, जैसे हमने पीछे किया है, तो पिछले वाला क्वेश्चन सही तरह से समझ लो, अब आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। 4 लेने ना, तो A1, A2, A3 और A4 को ले लेंगे। और अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। इसी तरह से हमारी जो सीक्वेंस बनी वो यही बनी ना, पहले √2 जो सवाल में लिखा हुआ है, इसी तरह से A1, A2, A3, A4। ए और बी के दरमियान में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो सवाल में हमें ए और बी दिया हुआ है, √2 और 12 डिवाइडेड बाय √2, तो इसके दरमियान जितने भी ये वाले सारे नंबर्स हमारे पास हुए, या हमारे पास जो भी हैगा, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। ठीक है। और हमने सपोज किया भी A1, A2, A3, A4। अब सपोज करने के बाद अब क्या करें भाई, सबसे पहले वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ए की वैल्यू निकाली थी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास √2, और ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू आप समझ लो कि आपके पास क्या है, A6 है ये छठे नंबर पे लिखा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 नंबर पे लिखा हुआ है ना, तो ये आपके पास हो गया A6। समझ गए? तो A6 मेरे पास लिखा हुआ है 12/√2। इसी तरह से एन की वैल्यू क्या हो गई, 6 ही हो गई। कैसे 6 हो गई, यहाँ पे देखो A6 लिखा हुआ है ना, ये एन की वैल्यू हो गई। और डी, डी निकालना है, डी पता लग गया तो आपको आगे वाली टर्म भी मिल जाएगी। करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही जनरल टर्म का जो फॉर्मूला था वही लिखते हैं, A n और A + n - 1 और डी। अब क्या होगा, n की वैल्यू पुट होगी 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 ऊपर मेंशन हुई भी है, मैंने की भी है। a की जगह आ गया √2 प्लस n की जगह आ गया 6 - 1, और d निकालना है। अच्छा, अब A6 की जगह पे A6 की वैल्यू डाल दूंगा, जो कि वह है मेरे पास 12। ठीक है। 6 - 1 हो गया 5, और 5d। अब क्या करूँगा,
रूट 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 12/√2 माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 5D। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? अंडर रूट 2 के नीचे डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है 1। तो एलसीएम लेना बहुत इजी है। डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 1 इधर चले जाता है और ये वाला रूट 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एलसीएम इसी तरह से लेते हैं, आपको याद होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे अभी दोबारा से लेके आपको बता दिया। तो 12 तो ऐसे ही आ गया क्योंकि उससे 1 मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह से माइनस फिर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हुआ था, रूट 2 ही हुआ था ना नीचे से। ठीक है, तो क्या आ गया, ब्रैकेट बना देता हूँ, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। रूट 2 और यहाँ पे 5D ऐसे आ गया। अब क्या होगा, 12 माइनस रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक ही बात होती है भाई, अगर दोनों के ऊपर रूट डला हुआ है तो क्या होता है, रूट एक दफ़ा लिख देते हैं और अंदर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि प्लस में ये सीन कर दो। और रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा नीचे और 5D भी ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा भाई मेरे पास, 12 माइनस रूट 4, रूट 4 का आंसर होता है 2। ठीक है, तो 12 - 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इज इक्वल्स टू 5D हो गया। अब क्या करूँगा, 12 - 2 का आंसर होता है 14 डिवाइडेड बाय सॉरी 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5D। 5 और D यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा रूट 2 के बराबर में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5√2। ठीक है, और D ऐसे ही आ गया। अब इसका आंसर कैसे निकालें भाई, यहाँ पे देखो एक बात नोट करो, मेरे पास 5 और 10 कटिंग हो रही है, 5 इन द 5, 5 2 जार 10। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया D का 2 ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में ऐसे रूट 2 आ रहा है तो इसका मतलब है इसको मैं न्यूमरेटर में ला सकता हूँ। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय रूट 2 कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 हो गया और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है अभी बताया था, ब्रैकेट के अंदर, तो रूट के अंदर इस तरह से लिख देते हैं इसको। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर और बोलूँ तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में रूट 4। रूट 4 का आंसर होता है मेरे पास, रूट 4 आता है आंसर 2। उसके बाद 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, दोनों कट गए, आंसर आ गया मेरे पास डी का रूट 2। डी का आंसर मेरे पास फाइनलाइज फॉर्म में आ गया। अब क्या है, अब क्या बचा है, अब सिर्फ मेरे पास बचा है वही पूरी के पूरी सीक्वेंस। तो सीक्वेंस निकालना आसान है। मेरे पास जो कि लिखी हुई थी, इस तरह से लिखी हुई थी, रूट 2 A1, फिर लिखा हुआ था A2, फिर लिखा हुआ था A3, फिर लिखा हुआ था A4, फिर लिखा हुआ था यहाँ पे सबसे लास्ट में 12 रूट डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। तो अब इसमें इसको प्लस कर दोगे अगला वाला आ जाएगा, उसके इसमें प्लस कर दोगे अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर नेक्स्ट, इसी तरह से आते रहेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, लास्ट में जो लिखा है। A1 निकालो पहले। सब A1 से पहले क्या लिखा हुआ था, जो हमारे पास A था नॉर्मल, वो मेरे पास लिखा हुआ था रूट 2। तो उसमें अगला नंबर प्लस ही करेंगे ना, जब भी तो आंसर आएगा मेरे पास। तो डी प्लस कर दिया इसमें, ये वाला डी प्लस कर दिया। तो क्या आ गया भाई, इसका आंसर A1 का आंसर आ गया 2√2। ठीक है भाई, इसी तरह से आप क्या A2 निकालो।
क्या आ गया A2 रूट रूट टू को ही प्लस करूंगा D के साथ दोबारा से। तो ये आ गया मेरे पास 3 रूट 2। ठीक है भाई। अब क्या है A3, ये करूंगा क्या हो जाएगा 3 रूट 2, मैंने 3 रूट 3 लिख दिया। अब प्लस करूंगा दोबारा से D को ही प्लस कर दूंगा। अगले वाले में बस अगला वाला किए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही होता था ना, फॉर्मूला नहीं सॉरी, वो अर्थमेटिक सीक्वेंस यही होती थी, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। तो क्या हो गया 4 रूट 2, इसी तरह आ गया A4, 4 रूट 2 प्लस क्या आएगा प्लस में, प्लस के बाद दोबारा से D होगा 2, और इसका आंसर बनेगा मेरे पास 5 रूट 2। अच्छा 5 कैसे हुआ, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 + 4 5। ठीक है। तो मेरे पास सबके आंसर आ गए, A1 A2 A3 A4। आप देख सकते हो पूरा स्टार्ट से क्वेश्चन किस तरह से हुआ ये, यहाँ से स्टार्ट था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इंसर्ट 5 am बिटवीन √5/2 एंड 4 √5। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट A1 A2 A3 A4 A5 बी 5 AMs। उसको सपोज कर लिया मैंने A1 A2 A3 A4 A5 को मैंने 5 अर्थमेटिक मीन सपोज कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने हर क्वेश्चन में करता हूँ, मेरे यहाँ पे देखो √5/2 और 4 √5 की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी होता है A और वो होता है लास्ट वाला B, और इनके दरमियान वाले सारे कहलाते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो मैंने उस डेफिनेशन के मुताबिक लिख दिए सारे। फिर फर्स्ट वाला मेरे पास ए की वैल्यू होती है, और लास्ट वाली मेरे पास उसकी किसकी an की वैल्यू होती है। तो लास्ट वाली किस नंबर पे लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो A7 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7। इस वजह से मेरे पास क्या हुई, n की वैल्यू भी आ गई। n की वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 7। तो n की वैल्यू भी क्या हो गई 7। इसी तरह से मैंने फिर डी निकालना था, तो मैंने बिल्कुल सेम वही तरीके किए और यहाँ पे डाल दिया। अच्छा ये मैंने एलसीएम वगैरह लिया हुआ है, तो आप ज़रूरी नहीं है एलसीएम वगैरह लो, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस में रखा करो फिर भी, तो पहले एंड टू एंड किया करो, उसके बाद अगर पेपर में करना चाहो तो कर लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया और 2 के साथ डिवाइड हो गया, तो 2 × 12 का आंसर होता है वो 2 × ये जो 6 है ना, ये 2 × 6 का आंसर क्या होता है 12। तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास डी का आंसर निकल गया। फिर आपको पता है A1 के लिए A1 टर्म देखो, मतलब A1 से पिछले वाली टर्म क्या थी, ये थी 5/√2 ये थी। तो इसको लिखा और प्लस करा दिया किसके साथ, डी के साथ। तो डी के साथ प्लस कराएंगे, हमारे पास आंसर नॉर्मली आ जाएगा, कैलकुलेटर में लिखना आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना चाहो तो ले लेना, मैंने साइड में लिया हुआ एलसीएम। इसी तरह से A2 निकाला, A1 की वैल्यू पहले ये आई, तो A1 की वैल्यू में प्लस कराऊंगा, क्या प्लस कराऊंगा डी। तो मेरे पास आंसर किसका आ जाएगा, A2 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है ना, आपको समझाया अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट टर्म और पिछले वाले टर्म का एक जो मेरे पास डिफरेंस आता है वो बिल्कुल सेम आता है। ठीक है। तो इसी तरह से A3 निकाला, उसी तरह से A4 निकाला, उसी तरह से A5 निकाला, फिर आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट 6 AMs बिटवीन -3 एंड -30 एंड +30। तो बिल्कुल सेम वही तरीका किया, A1 A2 A3 सब लिए, फिर A की वैल्यू ली, फिर A8। यहाँ पे A8 कैसे हुआ, ये देखो भाई, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो ये हुआ मेरे पास क्या हुआ, A8 हुआ ना, और यहाँ से इस 8 की वजह से मुझे n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू 8। समझ गए। तो उसके बाद आप देखते जाओ, बिल्कुल सेम टू सेम हुआ। इसकी प्रैक्टिस सबकी, इसकी प्रैक्टिस खुद से करना है, मैंने बस आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर किया है। ठीक है। आगे भी देख दिखा देता हूँ। इसी तरह से फिर क्या हुआ, A1 मैंने डी का आंसर निकाल लिया, तो A1
A1 से पिछले वाली जो भी टर्म थी हमारे पास -30 थी, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो -30 को मैंने प्लस कर दिया डी के साथ। इसी तरह से जो A1 का आंसर आ जाएगा, A1 के आंसर को प्लस कर दूंगा डी के साथ, तो A2 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फर्दर ऑन सो ऑन हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह से करते रहेंगे और हमारे पास सब सॉल्व होता रहेगा। फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे A6 तक सब कुछ निकाल लिया। सही। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कौन सा किया था, 5 किया था ना। अब करेंगे 6। 6 क्या लिखा हुआ है, 6 गौर से पढ़ना भाई। 6 थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास लिखा हुआ है, इफ 5 एंड 8 आर 2 AMs। मतलब मुझे तो 5 और 8 वैल्यू दी हुई है ना, ये AM की अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है। मतलब AM हमेशा कहाँ आता है, मिडिल में आता है ना। किसी भी दो वैल्यू के यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के जो बीच का पार्ट होता है वो AM होता है। अब बोलोगे मैंने बीच बीच का पार्ट सिर्फ 2 नंबर में क्यों बनाया है, इस पर ऐसे बनाया है क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है 5 और 8 AM है बस। 5 और 8 क्या है, AM है बस। तो मैंने लिख दिया 5, 8। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 5, 8 R2 है, बिटवीन बिटवीन किसके दरमियान का है, C और D। C, इसके दरमियान का है AM। ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गई। कह रहे हैं फाइंड करो C की वैल्यू और D की वैल्यू। इस क्वेश्चन में मुझे AM नहीं निकालना, AM की वैल्यू पहले से दी हुई है। अब कह रहे हैं C और D फाइंड करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे D निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डी नहीं, ये वाला डी नहीं, कॉमन डिफरेंस वाला डी कह रहा हूँ। तो कॉमन डिफरेंस वाला डी कैसे निकालते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में हमें डी की ही वैल्यू दी दी हुई ना निकालने का, तो मैं यहाँ पे डी का वर्ड डी यूज़ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब डिफरेंस को मैं कॉमन डिफरेंस से लिख दूंगा। और वाला डी तो अलग है ना, वो डी निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या होता है, सबका सेम आता है। इन दोनों का भी सेम आएगा, इन दोनों का भी सेम आएगा, इन दोनों का भी सेम आएगा। तो पहले तो मैं नॉर्मल डी निकाल लेता हूँ कि मेरे पास नॉर्मल डिफरेंस का आंसर क्या है। तो नॉर्मल कॉमन डिफरेंस में अगर निकालना चाहूँ तो निकाल लेता हूँ 8 - 5। ठीक है, इन दोनों का निकाल लेता हूँ। सबका सेम आता है ना, वरना तो ये अगर सेम सबका ना आए तो ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है ही नहीं। और उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि भाई ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो हमें ये इसकी फिगर नहीं करनी। हमें जिस भी वैल्यू से, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में हमें जिस भी वैल्यू से डी का आंसर निकल रहा है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस का आंसर निकल रहा है, हमें निकाल लेना है। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर हमें यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया, 8 - 5। 8 - 5 का आंसर होता है 3। हमें 3 आंसर मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, हमें कॉमन डिफरेंस ही मिल गया। पिछले सारे क्वेश्चन में मैं डी से लिख रहा था, अब लिखूंगा कॉमन डिफरेंस। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि एक दफ़ा डी आ गया फिर दोबारा से डी कहाँ से आ गया, इस वजह से। अब देखो भाई, अब सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ डी निकालूंगा, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला दोबारा से पुट करता हूँ। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 - C। 5 - C मतलब T2 - T1। ये 5T1 है, वो T2 है, और ये T1 है। ठीक है भाई, T2 - T1 निकालो, या T3 - T2 निकालो, या T4 - T3 निकालो, या T5 - T4 निकालो, सबके आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। जब भी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनेगी, मैं ये बात बार बार बोले जा रहा हूँ। तो इसमें हम जो निकालें वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ये करूंगा। अब कॉमन डिफरेंस का आंसर तो हमें मिल चुका है, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसका आंसर मिल चुका है। इसका आंसर क्या मिला है, 3। तो इसके आंसर की जगह पे डाल दिया 3। और 5 - C, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये सी यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का सी लिखा हुआ है, इसको दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा प्लस का सी। ठीक है भाई, तो 3 + का सी हो गया। अब आप बोलोगे सी को क्यों भेज दिया, सी माइनस का था ना, तो मैंने दूसरी तरफ कर दिया। मर्जी है, आप जिस तरह से सॉल्व करना चाहो कर लो। अब ये +का 3 है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -का 3, और सी का आंसर इस तरह से मेरे पास निकल जाएगा 5 - 3। और सी का आंसर इस तरह से मेरे पास आ गया। सी का आंसर मेरे पास आ गया 2। ठीक है भाई, सी का आंसर मेरे पास आ गया 2। अब इसी तरह से मैं निकालूंगा किसका आंसर, डी का आंसर। तो डी के लिए अलग कॉमन डिफरेंस यूज़ करूंगा। तो देख लो भाई, सीक्वेंस हमारी मेरे पास ये लिखी हुई है। अब डी के लिए क्या सीक्वेंस बनेगी, देखते जाओ भाई। अगर मैं निकालूं, अभी मैंने क्या किया था, T2 - T1 किया ये सी निकालने के लिए। अब मैं क्या कर दूंगा,
T4 - T3 कर दूंगा डी निकालने के लिए, क्योंकि डी मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, T4 पे लिखा हुआ है। T4 मतलब A4, टर्म नंबर 4 के लाएगी ना। तो ठीक है, दोबारा से कॉमन डिफरेंस का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, लिख दूंगा कॉमन। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को अब मैं लिख रहा हूँ CD से लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस को मैं लिख रहा हूँ CD से। क्योंकि अब बार बार इतना लंबी स्पेलिंग लिखो तो कंफ्यूजन हो रही है, तो अब ये लिख दूंगा T4 - T1। तो कॉमन डिफरेंस का आंसर मुझे मिल चुका है, जो कि था 3। तो इसकी जगह पे डाल दूंगा 3। और T4 की जगह पे, T4 अभी मैं दिखा चुका हूँ क्या थी, ये दोबारा से देख लो भाई। T4 थी D, है ना। T4 थी D, और T3 हैगा 8। ओ सॉरी, ये मैंने T1 लिख दिया, ये T3 आएगा। ठीक है, T3 आएगा। इसको इरेज भी कर देता हूँ, ये रहा, ये बनेगा T3। बैक टू बैक टर्म्स का होता है, वरना फिर वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी अगर मैंने T1 लिख दिया था ना। तो क्या लिखूंगा इसकी जगह पे, T4 की जगह पे D माइनस, और T3 आएगा 8। अब मेरे पास D का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल इजीली मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही। अब क्या होगा भाई, मेरे पास यहाँ पर प्लस का 8 हो गया, यहाँ पे आके वहाँ पे D लिखा हुआ है, तो D का आंसर आ गया मेरे पास 11। और D भी निकाल लिया और C भी निकाल लिया। बस इस क्वेश्चन में जो बोला गया था मैंने कर लिया। आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है फाइंड n, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें एक और बात बोल दी गई है, डेट सो डेट an+5 प्लस bn+5 डिवाइडेड बाई an+4 प्लस जो भी लिखा हुआ है, मे बी द am बिटवीन a एंड b। तो हमारे पास बोल दिया, ये हमारे पास am है। क्या है हमारे पास am? an+b प्लस bn+5, ये हमारे पास am है। ठीक है, तो हमें am की वैल्यू यहाँ पे भी पहले से दी गई है, और बोला गया अब n की वैल्यू फाइंड करो। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बस गौर से देखना, इंशाल्लाह हो जाएगा ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो हमें am की वैल्यू तो पहले से दी हुई है, लेकिन हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है am का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी am ही है, लेकिन ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आया हुआ है वो लिखा हुआ है am का। ठीक है, तो अब आपको पता है am का फॉर्मूला क्या होता है, am = a+b डिवाइडेड बाई 2 ही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे a+b डिवाइडेड बाई 2। तो am, ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था पहले से। ठीक है, तो अब am की जगह पे am की वैल्यू पुट कर दूंगा, a+b डिवाइडेड बाई 2, और an+5 प्लस, फिर क्या होगा, bn+5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और ये पूरा का पूरा an+, ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ऐसे इधर इधर ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे करेंगे। ठीक है भाई, तो अब ये देखो यहाँ पे,
ए प्लस बी ऐसे ही लिखा हुआ है अपनी जगह पर। ए प्लस बी के बराबर में आ गया ए एन प्लस फोर प्लस बी एन प्लस फोर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टू आ गया, और ए एन प्लस फाइव प्लस बी एन प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखें भाई, अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये ए पहले इसके साथ होगा, फिर ये ए बी के साथ होगा, फिर ये बी ए के साथ होगा, फिर ये बी इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो होती है हमारे पास ए एन प्लस फोर मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ? ए के साथ। चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ, बराबर में लिख देता हूँ रुको। ए मल्टीप्लाई होगा ए एन प्लस फोर के साथ। ऐसे बराबर बराबर में जैसे चिपक के लिख सकते हैं ना, हम चिपका के लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर दो चीज़ें आपस में ऐसे चिपक के लिखी हुई हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उसके बाद ए हो गया ए के साथ, फिर ए होगा बी के साथ। तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस ए बी एन प्लस फोर, फिर बी होगा ए के साथ, तो बी ए एन प्लस फोर, फिर बी होगा बी के साथ तो बी, और बी एन प्लस फोर। इसी तरह टू दोनों के साथ हो जाएगा, इसके साथ दोनों के साथ हो जाएगा टू ए एन प्लस फाइव प्लस टू बी एन प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है। अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो बेस सेम पावर ऐड एन प्लस फोर प्लस वन पावर ऐड, इसकी पावर क्या है? वन है ना, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। और इसकी पावर एन प्लस फोर है, इसकी पावर वन है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। ऐड मतलब प्लस, बीच में प्लस ही डाला है ना मैंने। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये चीज़? प्लस वन। उसके बाद क्या होगा? ये तो और सॉल्व नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही आ जाएगा। प्लस उसके बाद, उसके बाद क्या आएगा? बी ए एन प्लस फोर प्लस, फिर यहाँ पे भी बेस सेम पावर है तो एन प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल्स टू टू ए एन प्लस फाइव प्लस टू बी एन प्लस फाइव। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम देखो कौन से ऐसे दो हमारे पास सेम है जिनकी पावर आपस में मतलब जिस, कौन से ऐसे हमारे पास दोनों तरफ मतलब दोनों साइड्स पर ऐसी वैल्यूज लिखी हुई हैं जिनकी पावर सेम है। तो पावर तो देखो भाई, यहाँ पे ए एन प्लस फाइव है, और यहाँ पे भी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए एन प्लस फाइव बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ ए एन प्लस फाइव है इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो भाई अब इसको करते हैं सॉल्व करना शुरू। अब यहाँ पर देखो, ये आ गया मेरे पास पहले टू ए एन प्लस फाइव, और अब मैं ना चेंज कर रहा हूँ। अच्छा मैं चलो स्टेप बाय स्टेप शो करा देता हूँ, पहले इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अभी पूरा सेम टू सेम लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने बस ऐसे ये किया है, ए इज इक्वल्स टू बी अगर ऐसे लिखा हुआ है और मैं अगर ऐसे लिख दूं, बात एक ही है अलग अलग है। इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे किया है ये, इस पूरे को पहले लिख दिया और उस पूरे को बाद में लिख दिया। ठीक है भाई, तो एक ही बात होती है, कोई अलग बात तो नहीं होती। अब देखो भाई, अब पावर देखो, ये और ये एन प्लस फाइव, ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि ये सॉल्व हो सकते हैं, बराबर में हो सकते हैं ना सॉल्व, क्योंकि उनकी भी पावर सेम है, उनके साथ सॉल्व हो सकते हैं। तो उनके साथ मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो ये हो जाएगा टू ए एन प्लस फाइव। अब ये वाला ए मेरे पास दूसरी तरफ से ले आएगा तो हो जाएगा माइनस का ए एन प्लस फाइव। ठीक है,
अब इसके बाद लिख दूंगा प्लस का 2b n+5। और क्या आएगा, ये हमारे प्लस का है तो दूसरी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का bn+5। ठीक है। उसके बाद दूसरी साइड पर क्या बच गया, ये और ये दोनों चले गए दूसरी तरफ, और क्या बच गया इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, बच गया खाली a bn+4। और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस ban+4, ये बच गया। यहाँ तक गौर करो, देखो आप लोगों को समझ में आ गया सब। ठीक है, और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन अक्सर आज आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, ठीक है भाई, अब नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। इसके बराबर में 2 लिखा है, इसके बराबर इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कहते हैं ना इसको, ए एन, ए की पावर n+5 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 का आंसर क्या होता है, 2 - 1 का आंसर होता है 1 होता है। तो बस इसका कोफिशिएंट 1 बन गया, n+5। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों का आंसर भी हो जाएगा 1। तो अब बड़े नंबर की साइन आती है ना, तो बड़ा मेरे पास 2 है, तो प्लस bn+5। अब ये छोटा होता जा रहा है, देखते रहना। ठीक है। अब ये भी लिख दिया मैंने। अब देखो, अब क्या, अब अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ के लिख दूं, एक ही बात है, अलग अलग बातें बताना भाई। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख दूं तो एक ही बात है, अलग बात है, देख लो दोबारा से, ये दोनों का है बेस सेम पावर ऐड। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आंसर क्या होता है, 1+1, और ये होता है 2। तो अब ज़रा नोट करो यहाँ पे, आप लोग भी देखो, अगर मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n+4 है, तो 1 + n+4, आंसर क्या होगा, n+5, वही बन गया ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। तो ऐसे करूँ एक ही बात है। अब ये क्यों किया, अभी आप समझ जाओगे इसकी वजह, अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे समझ जाओगे। इसी तरह bn+5 को भी तोड़ दूंगा। क्यों तोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर n+4 है ना, अब n+4 के साथ तो n+4 वाला ही सॉल्व होगा ना, उसके बगैर तो ये n+4 वाला कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो अब ये n+4 को सॉल्व करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, अब b और bn+4, सही है भाई, इसको भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। और बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाके ये भी माइनस हो जाएगा। सही। तो इसको अब सॉल्व करते हैं भाई। a n+4, ये रहा ना, ये दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके हो गया माइनस, a bn+4। इसके बराबर मैं ये वाला दोबारा से लिख रहा हूँ, b bn+4। और ये वाली ये बच गया ना, इसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस bn+4। और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने लिख दिया 0। अब देखो भाई, अब यहाँ तक गौर करो, ये रहा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब देखो भाई, ये दोनों मैंने इस वाले के साथ लिखे थे, इनमें से ए कॉमन आ रहा है भाई, ये कॉमन, तो इसमें से ए कॉमन निकाल लो। ए कॉमन निकाल लिया, ए को लिख दिया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, पहले वाले में से ये ए बाहर बाहर आ गया, तो क्या बचा, जो उसके बराबर में लिखा हुआ है वही बच गया, an+4 माइनस, यहाँ से भी ए बाहर आ गया, पूरा का पूरा ए खत्म हो गया, तो बचा क्या, उसके बराबर में जो लिखा हुआ है bn+4। इसी तरह से वहाँ से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। इसी तरह भाई यहाँ से प्लस का बी कॉमन निकाल लिया, और बचा क्या, bn+4 बचा। यहाँ से भी ये पूरा का पूरा बी बाहर आ गया, तो बचा क्या, माइनस का an+4। अब आप ये कैसे पहचानते हो कि भाई आपने ये जो कॉमन निकाला है सही निकाला है, अब आपसे मल्टीप्लाई करा दो, देखो आंसर ऊपर वाला बन रहा है, अगर बन रहा है तो बिल्कुल ठीक निकाला है, नहीं बन रहा है तो गलत निकाला है। अब क्या होगा भाई, ये पूरी की पूरी हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गई, टर्म नंबर 1 ये बन गया हमारे पास, टर्म नंबर 2 ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। ठीक है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ये और ये,
कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? अब वो अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई अभी? यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। तो और यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस। तो इसका मतलब ये टर्म हमारे पास हिली हुई है। तो इसको सही बनाना पड़ेगा। बनाए कैसे भाई? यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ मैंने प्लस का भी कॉमन निकाला है ना, यहाँ कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस का भी, ठीक है। तो अब ये दिखाता हूँ माइनस का भी कॉमन निकाल के, ठीक है भाई। प्लस की बी की जगह माइनस का भी कॉमन निकाल दिया। अब जब माइनस की साइन कॉमन निकलती है ना, माइनस की साइन कॉमन निकलती है, तो क्या होता है, अंदर वाले की जो भी साइन होती है ना वो बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या साइन थी, प्लस की थी, तो यहाँ पे बन गई माइनस की साइन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की साइन थी तो बन गई किसकी, प्लस की साइन। अब मैंने आपको बताया था ना, अब लोगों को अगर लग रहा है आपने गलत कॉमन निकाला है तो वापसी मल्टीप्लाई करा के देख लो इन दोनों को। देखो ऊपर वाला बन रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बी बी एन प्लस फोर ये बनेगा, सेम बनेगा। और इसके बाद अगर बी को इसके साथ कराओगे तो देखो ये बनेगा, बिल्कुल जी सेम बनेगा। तो सही निकाला है। अब देखो अभी सेम बन रहा है, इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं इस तरह से, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ, एक ही बात होती है, लिख सकता हूँ ना। तो ए के साथ डिपेंड करता है बस साइन क्या है। अगर साइन सही लगा रहे हो ना, तो जैसे प्लस ए प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस सी प्लस ए प्लस बी। जिसकी जो साइन है ना वो साइन बस सही जगह लगाना। हर नंबर की साइन कहाँ लिखी होती है, उसके आगे लिखी होती है, याद रखना, ठीक है। याद रखना साइन कहाँ लिखी होती है, उसके आगे, इस तरह से, जैसे ये यहाँ पे इस जगह पे। अब क्या है भाई, मेरे पास अब क्या है, हाँ ये रहा। इसको मैंने पहले लिख दिया। अब ये माइनस बी एन प्लस फोर इसको बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब कॉमन निकल रहा है, अब ये पूरी की पूरी पहली टर्म, ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, ए एन प्लस फोर माइनस बी एन प्लस फोर। तो कॉमन निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ए एन प्लस फोर माइनस बी एन प्लस फोर पूरा का पूरा कॉमन निकाल दिया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बाहर आ गया। बच क्या गया, खाली ये ए बच गया। तो ब्रैकेट ए बच गया और यहाँ पे बच गया माइनस का भी, माइनस का भी, ठीक है भाई। ए माइनस का बी यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो के साथ नीचे ऐसे डिवाइड में लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो ही बनेगा। समझ गए? तो बस इसको दूसरी तरफ बेच के ख़त्म कर देते हैं। ए सब ब्रैकेट अब बनाना बेकार ही है, किसी काम ही नहीं है इस ब्रैकेट का, क्योंकि बराबर वाला वहाँ चले गया और ख़त्म हो गया, ये वहाँ जाके डिवाइड हो गया और ख़त्म हो गया। सही है, और यहाँ पे बच गया ज़ीरो। अब क्या करें? अब यहाँ पे हम हो रहा है माइनस बी, बी वाला हमारे पास बी एन, बी की पावर एन प्लस फोर माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैंने कर दिया प्लस वहाँ जाके, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में? अब ये ऐसे लिखा हुआ है, ए एन की पा ए की पावर एन प्लस फोर और बी एन प्लस फोर। अगर मैं इसके बराबर में ऐसे वन लिख दूं, तो वन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर वापसी क्या होता है, यही आंसर बन जाएगा ना वापसी। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये स्टेप गलत नहीं है, कर सकता हूँ, पॉसिबल है, लिख सकता हूँ। इसके बराबर में दस, एक और वन लिख दूँ, एक और वन लिख दूँ, एक और वन लिख दूँ, मेरी मर्जी जितने वन लिख दूँ, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, वापसी वही बन रहा है। तो वही कर दिया है मैंने, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास, अब देखो भाई, यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है वन के साथ। अब वहाँ पे जाके क्या होगा, अभी दूसरी तरफ जाके होगा डिवाइड। तो ए एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई बी की पावर एन प्लस फोर और इज इक्वल्स टू वन। अब समझ आ गया यहाँ तक? ये स्टेप्स पॉसिबल हैं जो मैं कर रहा हूँ। अब देखो भाई, यहाँ से तो कॉमन आ गया। कॉमन नहीं मतलब, अगर मैं इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट को इस तरह से लिख दूँ, होल की पावर, इन दोनों की पावर क्या थी, सेम थी ना। तो इन दोनों की पावर को ब्रैकेट बना के मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के ऊपर डाल दिया। डाल सकता हूँ, पॉसिबल है। अब वापसी अप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर अलग से चली जाएगी, इसके ऊपर अलग से चलेगी, और बिल्कुल सेम ही आंसर बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। सही।
तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वन, क्या लिखा हुआ है वन। अगर मैं इस वन की जगह पे लिख दूं ए की पावर अपॉन बी की पावर होल की पावर लिख दूं जीरो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वन के। ए की पावर जीरो क्या होता है वन, बी की पावर जीरो क्या होता है वन, थाउजेंड लिखा हुआ है, थाउजेंड की पावर जीरो क्या होता है वन, चाहो तो कैलकुलेटर में डाल के देख लो। टू की पावर जीरो क्या होता है वन। किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट, जिसकी भी पावर अगर जीरो हो, वो उसका आंसर क्या बनता है, वन। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, हमने एक मैथ में रूल पढ़ा था, हमारे पास अगर इज इक्वल्स टू लिखा हुआ हो और दोनों तरफ, ये दोनों तरफ, या ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम वैल्यू लिखी हुई हो, तो उसकी जो भी पावर होती है ना, ये पावर, पावर को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर करा देते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। तो हम पावर को कंपेयर करेंगे और क्या कर निकाल लेंगे, बस वह एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, पावर को कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर कैसे कराएंगे, एन प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और बाकी जो नीचे वाला जो भी होगा ना, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपने क्लास 9 में लॉगरिथम्स चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब एन प्लस फोर बन गया, तो एन की वैल्यू निकालनी थी ना। अब एन यहाँ प्लस फोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ जीरो के साथ माइनस हो जाएगा, तो जीरो माइनस फोर का आंसर होता है माइनस फोर। तो हमने इस तरह से यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर समझ ना आए तो बार बार समझना है, ये इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन हाफ हाफ प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा समझ में। इस तरह से करना तो हो जाएगा समझ में, आ जाएगा। इस तरह से हमारी 4.2 भी खत्म हो गई, वो फोर सॉरी 4.3 भी इस तरह से हमारी खत्म हो गई। अब करेंगे 4.4 हम।